हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्रूट प्रोडक्शन के अंतर्गत मैंगो, और इसके आगे हम बात करेंगे नींबू की। तो देखो, नींबू का जो बॉटनिकल नेम है, सबसे पहले तो हम देखो, चलो नींबू का बॉटनिकल नेम से पहले एक चीज हम देखते हैं, नींबू वर्गीय फल। टोटली मैं आज इसी क्लास में करवाने जा रहा हूँ। तो टोटल जो नींबू वर्गीय फल हैं उनके अंतर्गत हम नींबू की बात भी करेंगे, नींबू के साथ में हम संतरा की बात भी करेंगे, और संतरा के साथ में हम माल्टा की बात भी करेंगे। तीनों फ्रूट्स की बात मैं करूंगा अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं नींबू वर्गीय फलों में। तो देखो, नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत हमारे पास में फ्रूट्स कौन सा आता है? नींबू। कौन सा फ्रूट्स आता है? नींबू। नींबू का बॉटनिकल नेम क्या है? तो नींबू का बॉटनिकल नेम सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। नींबू का बॉटनिकल नेम क्या है? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया किस फैमिली के अंतर्गत आता है? रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। देखो, एक तो आपके नींबू वर्गीय फल और एक आपका जो बेल पत्र है, बेल है, वो भी कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है? रूटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो इसके बाद इसका नींबू का ओरिजिन प्लेस देखते हैं। तो नींबू का ओरिजिन प्लेस क्या है? भारत। लेकिन यहाँ देखो, थोड़ा सा इस चीज को समझना, नींबू का ओरिजिन प्लेस पूछा जाए तो आपको भारत बताना, लेकिन आपको संतरा और माल्टा का ओरिजिन प्लेस पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? चीन बताना है। दोनों अलग अलग डिफरेंस आता है यहाँ पर। नींबू का ओरिजिन प्लेस भारत है और संतरा या माल्टा का ओरिजिन प्लेस क्या है? आपके चीन है। ठीक है, इसके बाद बात करूं मैं विटामिन की। तो नींबू वर्गीय फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी पाया जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं फल का प्रकार और खाने योग्य भाग। ये मेरा आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फल का प्रकार क्या होगा? हेस्पर्डियस। फल का प्रकार क्या होगा? हेस्पर्डियस। और जो खाने योग्य भाग है वो क्या होगा? जूसी प्लेसेंटल हेयर। खाने योग्य भाग कौन सा होगा इसका? जूसी प्लेसेंटल हेयर। याद आया कुछ? हमने पढ़ा था फल का प्रकार और खाने योग्य भाग, हम पहले ही पढ़ चुके, लेकिन फिर भी ये चीज आपको मैंने वापस एक बार बता दी है। ठीक है, अब बात करो खाने योग्य भाग के बाद में। देखो, हम बात करते हैं डायरेक्ट नींबू की जलवायु की। किसकी बात करेंगे? नींबू की जलवायु किस प्रकार की होती है? तो टोटल नींबू वर्गीय कौन से जलवायु के अंतर्गत उगाए जाते हैं? उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत उगाए जाते हैं। कौन सी जलवायु के अंतर्गत उगाए जाते हैं? उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर नींबू की जलवायु किस प्रकार की हो जाएगी? उपोष्ण जलवायु हो जाएगी। किस प्रकार की हो जाएगी? उपोष्ण जलवायु हो जाएगी। यहाँ पर आपको टेम्परेचर याद रखना है। ठीक है, नींबू के लिए, यानी जो नींबू का फल है उसके लिए आप टेम्परेचर कितना बताओगे? 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड बताओगे। कितना बताओगे? 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड बताओगे। मैंगो के लिए हमने टेम्परेचर बताया था 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया समझ में? यानी यहाँ पर मैंगो के लिए हमने कितना बताया था? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हम बता रहे हैं 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात करें जलवायु के बाद में परिवर्तन। नींबू की जलवायु के बाद हम बात किसकी करते हैं? परिवर्तन की बात करते हैं। तो देखो, नींबू का जो परिवर्तन होता है, या तो हम किसकी सहायता से करेंगे? बीज की सहायता से करेंगे। मुख्यतः या तो हम किसकी सहायता से करते हैं? बीज की सहायता से करते हैं। लेकिन हम यदि बात करें कायिक परिवर्तन में, तो कायिक परिवर्तन में भी हम क्या करते हैं? गुट्टी दाब का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? गुट्टी दाब, यानी एयर लेयरिंग, जिसको हमने हवाई दाब भी बोला था। तो आपके समझ में ये चीज आई कि जो भी नींबू है, इस नींबू का मुख्यतया परिवर्तन किसकी सहायता से करोगे? बीज की सहायता से करोगे। लेकिन यदि आप बीज की बात के साथ साथ हम बात करें इसके वेजिटेटिव पार्ट की, तो वेजिटेटिव पार्ट के रूप में हम क्या करते हैं? एयर लेयरिंग प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं किसके ऊपर? वैरायटियों के ऊपर। नींबू की वैरायटियां। तो नींबू की वैरायटियों में देखो, सबसे पहली जो वैरायटी है उस वैरायटी का मैं नाम लिख देता हूं शाही सरबती। पहली वैरायटी अपने पास में कौन सी आई? शाही सरबती। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है।
क्यों है? क्योंकि शाही शरबती क्या है, एक प्रकार के रोग के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। अब वो रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें नींबू में क्या होता है, दो रोग लगते हैं जो इसके क्या होता है, प्रमुख रोग होते हैं। तो एक तो क्या होता है, इसका जो रोग कौन सा हो गया, कैंकर रोग। कौन सा रोग हो गया, कैंकर रोग। और दूसरा ट्रिस्टेजा रोग हो गया। तो ये दो रोग हैं, इन दोनों रोगों के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। ट्रिस्टेजा व कैंकर प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी हो गई, शाही शरबती हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हम वैरायटी लेते हैं चक्रधर। कौन सी वैरायटी लेंगे, चक्रधर। चक्रधर भी क्या है, इसकी भी एक विशेषता है, ये इसकी क्या है, सीडलेस वैरायटी है। यानी इस वैरायटी में, चक्रधर वैरायटी में बीज नहीं पाया जाता। आगे समझ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी के रूप में चकोतरा। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हमने क्या देखा, चकोतरा। चकोतरा कल यानी जो भी अपने पिछली क्लास में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, बहुभ्रूणता। क्या पढ़ाया था, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता के अंतर्गत 3 फल वृक्ष देखे थे, नंबर 1 मैंगो, नंबर 2 नींबू और नंबर 3 जामुन। तो जितना सारे चीजें होगी वो क्या होगी, नींबू में बहुभ्रूणता वाली चीजें होगी। लेकिन इसकी एक वैरायटी है, वो कौन सी, चकोतरा। इसकी विशेषता क्या है, ये एकल भ्रूणता वाली वैरायटी है। एकल भ्रूणता वाली वैरायटी कौन सी हो गई, आपके चकोतरा हो गई। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट वैरायटी के रूप में। तो नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हम ले लेते हैं, अब देखो खूब सारी वैरायटी हम साथ में बताते थे, तो इनकी विशेषता हमने रख ली। इसके अलावा हम बात करें परमालिनी, परमालिनी, तेनाली, जय देवी, लखनऊ, लखनऊ, हाँ बिल्कुल लखनऊ। फिर बात करें, परमालिनी हो गया, तेनाली, हाँ एक अपने परबनी। अब देखो यहां पर परबनी क्रांति, ये वैरायटी किसकी है, वेजिटेबल्स में है। और वेजिटेबल्स में किसकी है, याद करो, भिंडी की। परबनी क्रांति किसकी वैरायटी है, भिंडी की वैरायटी है। लेकिन ओनली और ओनली परबनी किसकी वैरायटी है, नींबू की वैरायटी है। इसके अलावा कागजी कला, बारहमासी, पंत लेमन 1, ये इसकी वैरायटियां, अन्य वैरायटियां हो गई। देखो हमने वैरायटियों के अंतर्गत पढ़ा शाही शरबती, चक्रधर, चकोतरा, परमालिनी, तेनाली, जय देवी, लखनऊ, परबनी, कागजी कला। फिर इसके बाद में बारहमासी और पंत लेमन 1 पढ़ लिया। इसके अलावा एक वैरायटी और है, एक इंदौर सीडलेस नहीं लिखा ना, इंदौर सीडलेस। एक वैरायटी कौन सी आ गई अपने पास में, इंदौर सीडलेस। और एक वैरायटी अपने पास में आ जाएगी विक्रम। ये भी इसकी वैरायटी, दोनों वैरायटियां इसी की हैं। तो इंदौर सीडलेस और विक्रम, ये हमारे पास में हमने क्या देखा, नींबू की वैरायटियां देखी। ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी उपज, क्योंकि रोग और कीट साथ करेंगे, सारे के सारे साथ ही होते हैं। तो जो भी नींबू है, उस नींबू की उपज हमारे को प्राप्त होती है लगभग 70 से 75 केजी पर प्लांट। एक प्लांट से हमारे को नींबू की कितनी उपज प्राप्त होती है, 70 से 75 केजी पर प्लांट प्राप्त होती है। एक चीज और याद रखोगे, भारत में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। मैंगो उत्पादन में भी कौन सा स्थान था, प्रथम स्थान था। विश्व पटल पे मैं बात करूं तो विश्व में भारत का आम उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। वैसे ही भारत का नींबू उत्पादन में भी कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। नींबू उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान। दो चीजें अपने पास में आ चुकी। प्रथम स्थान किस किस के अंदर रखेगा, एक तो आपके नींबू उत्पादन में रखेगा और एक आपके मैंगो प्रोडक्शन में रखेगा। तो दो चीजों के लिए आपने क्या पढ़ा बेटा, नींबू यानी प्रथम स्थान पढ़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट
और नेक्स्ट के हम ऊपर लेते हैं संतरा। नेक्स्ट पे हम लेंगे संतरा। संतरे का बोटनिकल नेम सिट्रस रेटिकुलेटा। संतरे का बोटनिकल नेम सिट्रस रेटिकुलेटा। अब देखो एक होगा सिट्रस साइनेंसिस और एक होगा सिट्रस रेटिकुलेटा। तो सिट्रस रेटिकुलेटा अपने पास में कहाँ आ जाता है? संतरा के अंतर्गत आ जाता है। संतरा को हम किस नाम से जानते हैं? मैंडेरिन फल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैंडेरिन फल के नाम से जानते हैं। देखो एक तरफ माल्टा देखो और एक तरफ आप संतरा देखो, साथ साथ देखो। संतरा माल्टा का नाम क्या होगा? सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस इसका बोटनिकल नेम होगा। फैमिली वही तीनों की क्या होती है? नींबू की, माल्टा की या संतरा की रूटेसी होती है। अब यहाँ पर सिट्रस रेटिकुलेटा और सिट्रस साइनेंसिस में क्या डिफरेंस होता है, आप क्या पहचान करोगे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संतरा होता है उस संतरे की जो छाल होती है वो छाल क्या होती है? बहुत हम आसानी से उसको उतार सकते हैं, लूज होती है। क्या होती है? संतरे की छाल लूज होती है, जिसके कारण से हम क्या कहते हैं? उसको लूज स्किन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर हम कह देंगे कि संतरे की जो स्किन है वो किस प्रकार की है? लूज स्किन, त्वचा ढीली है, जिसके कारण से छिलका आसानी से अलग कर सकते हो। लेकिन जो माल्टा की छाल है वो क्या है? टाइट स्किन है। टाइट स्किन के रूप में यानी गाढ़ी छाल पाई जाती है, छिलका आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों में डिफरेंस ये होता है। माल्टा या इसको माल्टा को मौसम्बी के नाम से भी हमें जानते हैं। तो सिट्रस साइनेंसिस माल्टा का बोटनिकल नेम आया, सिट्रस रेटिकुलेटा संतरे का बोटनिकल नेम आया। मैंडेरिन फल किसे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मैंडेरिन फल किसे कहते हैं? तो मैंडेरिन फल हम किसको कहते हैं? संतरा को कहते हैं। लूज स्किन किसकी होती है? संतरे की होती है। और टाइट स्किन किसकी होती है? आपके माल्टा की होती है। अब बात करें प्रवर्धन की, जलवायु की बात कर लेते हैं पहले। तो जलवायु तो वही होगी उपोषण, लेकिन यहाँ जलवायु के अंतर्गत एक चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे, टेम्परेचर संतरा और माल्टा के लिए। देखो संतरा और माल्टा दोनों के लिए जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नींबू के लिए हमने टेम्परेचर बताया 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नींबू के लिए तो कितना बताया? 16 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन माल्टा और संतरा के लिए टेम्परेचर जो अपने पास में आया वो कितना आ गया? 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के ही लिए। फिर बात करते हैं यहां पर इसकी प्रवर्धन की, यानी आपके संतरा और माल्टा का प्रवर्धन हम किसके द्वारा करते हैं? तो देखो संतरा और जो माल्टा है इन्हें दोनों का प्रवर्धन हम बडिंग के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? बडिंग के द्वारा करते हैं। और बडिंग में भी आपके दो विधियां अपनाई जाएगी। एक तो आपके पेज बडिंग अपनाया जाएगा और एक आपके सीड बडिंग अपनाया जाएगा, यानी जिसको हम टी बडिंग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? देखो नींबू का प्रवर्धन बीज के द्वारा कर रहे हो, बीज के साथ साथ में आप क्या कर रहे हो? बूटी दाब अपना रहे हो। लेकिन माल्टा और संतरा का प्रवर्धन हम क्या कर रहे हैं? ओनली और ओनली आपके वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा ही कर रहे हैं। और वेजिटेटिव पार्ट के रूप में क्या आता है? अपन बडिंग काम में ले रहे हैं। बडिंग के अंतर्गत पेज बडिंग और सीड बडिंग हमने काम में ली। ठीक है। अब यहाँ जो बडिंग या जो बडिंग है, इस बडिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मूलवृंत काम में लेते हैं। ये चीज आपको पता है, क्योंकि ग्राफ्टिंग और जो आपके बडिंग थी इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं? मूल व्रत काम में ले रहे हैं। मूल व्रत के रूप में आप क्या कर सकते हो? एक तो जट्टी कट्टी का प्रयोग कर सकते हो। इसका प्रयोग कर सकते हो? जट्टी कट्टी का प्रयोग कर सकते हो, जिसको हम जंबीरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जंबीरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी यहाँ पर भी बनता है कि संतरा या माल्टा में प्रवर्धन के लिए मूल व्रत किसका काम में लिया जाता है? तो आप एक तो बताओगे जट्टी कट्टी यानी जंबीरी, दूसरा आपको ध्यान रखना है रंगपुर लाइन। क्या याद रखना है? रंगपुर लाइन, ये भी बहुत अच्छी चीज है, रंगपुर लाइन। और एक आप लेते हो क्लियोप्टेरा मैंडेरिन। इसका काम में लेते हो? क्लियोप्टेरा मैंडेरिन यूज में लेते हो। क्लियोप्टेरा मैंडेरिन काम में लेते हो। और इसके अलावा मैंडेरिन
और इसके अलावा हम चौथा जो मूल व्रत काम में लेते हैं वो लेते हैं ट्रायर सिट्रेंच। ट्रायर सिट्रेंच यूज में लेते हैं। तो ये हमारे पास में मूल व्रत 4 प्रकार के आए। नंबर 1 हमारे पास में आया जंबीरी, जिसको हमने जट्टी कट्टी बोला। दूसरा हमने किया रंगपुर लाइन। तीसरा हमने ले लिया क्लेयोप्टेरा मैंडेरिन और चौथा हमने ले लिया ट्रायर सिट्रेंच। इसका प्रयोग हम क्या किसके लिए करते हैं? मूल ग्रंथ के रूप में करते हैं। दोनों चीज आपकी समझ में आ गई। इसके बाद देखो एक चीज आप याद रखोगे यहाँ पर कि मूल ग्रंथ कब तैयार किया जाता है। तो आपको बताना है कि मूल ग्रंथ आप कब तैयार करोगे, यानी बसंत ऋतु में करोगे। और बसंत ऋतु का मतलब आपका क्या हो गया? फरवरी मार्च हो गया। आगे समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं इसकी वेराइटियां। इसकी अभी तक हम देखेंगे संतरे की वेराइटियां। माल्टा की हम बाद में देख लेते हैं, पहले संतरे की वेराइटियां देख लीजिए। संतरे की वैरायटियों के अंदर एक चीज, संतरे वैरायटियां पढ़ाने से पहले एक चीज बता देता हूं। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का नागपुर। अब यहाँ देखो नागपुर क्यों कहा? क्योंकि संतरे की खेती के लिए नागपुर महाराष्ट्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। संतरे की खेती के लिए नागपुर महाराष्ट्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके कारण से हमने क्या कहा, हमने हमारे राजस्थान में भी संतरे की खेती एक जगह बहुत ज्यादा होती है, तो वहां उसको हमने किसकी संज्ञा दी? नागपुर की संज्ञा दी। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। ये चीज आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं वैरायटियों के रूप में। तो वैरायटियों के रूप में सबसे पहली जो वैरायटी हम लेते हैं वो ले लेते हैं नागपुरी ही, यानी आपके नागपुरी के नाम से ही वैरायटी निकाली गई, जो क्या है, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। नागपुरी की विशेषता अपने पास में क्या आ गई, यानी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो वैरायटी है वो कौन सी हो जाएगी? नागपुरी हो जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी होगी? नागपुरी। इसके बाद में नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हम लेते हैं किन्नो। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हम कौन सी वैरायटी लेते हैं? किन्नो। किन्नो देखो जो वैरायटी है वो 2 का संकरण है, एक आपके किंग और दूसरा आपके वैरायटी थी विलोलिफ। किंग और विलोलिफ के संकरण से तैयार वैरायटी कौन सी है? किन्नो। और किन्नो पंजाब और राजस्थान के लिए क्या होती है? बेस्ट होती है। एक तो पंजाब और एक राजस्थान, इन दोनों के लिए ही बेस्ट वैरायटी कौन सी है? किन्नो है। ठीक है। इसके बाद में देखिए खासी, कुर्ग, दार्जिलिंग। खासी आ गई, कुर्ग आ गई, दार्जिलिंग आ गई। पंजाब देसी, पंजाब देसी, सतसुमा, बहुत अच्छी वैरायटी फिर आ गई यहाँ पर, सतसुमा। संतरे की सीडलेस वैरायटी कौन सी होगी? सतसुमा होगी। देखो नींबू की सीडलेस वैरायटी कौन सी हुई? चक्रधर। मैंगो की सीडलेस वैरायटी कौन सी हुई? सिंधु। आपके संतरे की सीडलेस वैरायटी कौन सी हो गई? सतसुमा हो गई। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, नागपुरी आ गई, किन्नो हो गई, खासी आ गई, कुर्ग आ गई, दार्जिलिंग हो गई, पंजाब देसी हो गई, सतसुमा हो गई। एक है लाहौर लोकल, लाहौर और दूसरी है लोकल, दोनों अलग अलग वैरायटियां। लाहौर लोकल एक साथ नहीं है, लाहौर के नाम से भी वैरायटी और लोकल के नाम से भी वैरायटी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद आपके संतरे की वैरायटियां देखने के बाद हम देखते हैं किसकी? माल्टा की वैरायटियां। माल्टा की वैरायटियों के अंतर्गत देखिए, माल्टा को क्या कहते हैं? मौसम्बी। क्या बोलते हैं? मौसम्बी। तो एक वैरायटी तो मौसम्बी के नाम से ही प्रचलित है, एक वैरायटी तो क्या है? मौसम्बी के नाम से ही प्रचलित है। मौसम्बी आ गई, हेमलिन आ गई, जाफा, वासिन गठन। देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मैं आपको लेके चलूंगा
एक शब्द अपने पास में आएगा, नेक्स्ट जो भी एक फल रख लेंगे वहां ओनली और ओनली इस वार्षिक गठन के नाम से वैरायटी है, वार्षिक गठन के नाम से वैरायटी है। और यहाँ पर लिखा वार्षिक गठन नेवल, तो अंगूर जो है सॉरी कंफर्म तो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये आगे अपने शायद अंगूर में ही है, जहां तक मुझे याद आ रहा है वहां तक शायद अंगूर में ही है। फिर भी एक बार देखिए मैं बताऊंगा आपको, कंफर्म तो नहीं कह सकता। वार्षिक गठन नेवल, वार्षिक गठन नेवल अपने किसकी है, माल्टा की है। और आगे चल के एक वैरायटी अपनी आएगी वार्षिक गठन ओनली और ओनली। फिर इसके बाद देखिए सतगुड़ी, सतगुड़ी, सतगुड़ी के बाद में हम देखते हैं हाँ अपने गंगानगर के लिए बेस्ट वैरायटी ब्लड रेड। गंगानगर के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है, ब्लड रेड। यानी हम इसको पूरा नाम लिखे तो ये होता है ब्लड रेड माल्टा। हालांकि जैसे कोई जरूरत नहीं है, इतना ही अपने पास में पेपर में आएगा। ब्लड रेड वैरायटी किसकी है, तो आपको बताना है माल्टा की। इसके बाद में हम बात करें पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, वेलेंसिया, वेलेंसिया, वेलेंसिया लेट, ये अपने किसकी वैरायटी होगी, माल्टा की होगी। मौसम्बी, हेमलिन, जफा, वार्षिक गठन नेवल, सतगुड़ी, ब्लड रेड, पाइनएप्पल और वेलेंसिया लेट, ये अपने पास में किसकी वैरायटी आ जाती है, माल्टा की वैरायटी आ जाती है। अब हमारे को क्या करना है, तीनों के रोग और कीट साथ में देखने हैं। तीनों के रोग, नींबू का, संतरा का और माल्टा का, तीनों का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एक होता है, उसके डिजीज भी एक होते हैं और इंसेक्ट पेस्ट भी एक ही होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रोग आएगा वो हम देख लेते हैं कैंकर रोग। सबसे पहला रोग हमारे पास में कौन सा आ जाता है, कैंकर रोग। कैंकर किसके द्वारा होता है बेटा, जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु कौन सा है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। जीवाणु का नाम क्या आ जाएगा, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ये हमारे पास में कैंकर रोग का क्या आता है, जीवाणु आता है। इसको क्या होता है, लीफ माइनर कीट के द्वारा फैलाया जाता है। कौन से कीट के द्वारा फैलाया जाता है, लीफ माइनर कीट के द्वारा फैलाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर उठ सकता है, क्योंकि ये पहला की एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होगा, वेक्टर होगा जीवाणु जनित में, और वो कौन सा वेक्टर होगा, लीफ माइनर होगा। अब देखो यहाँ पर जो कैंकर होता है, उस कैंकर में होता क्या है, जो अपने फ्रूट्स होता है, फल होता है, उससे फल पर क्या होते हैं, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। किस प्रकार के रंग के धब्बे बन जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप नींबू लेके आते हो, नींबू के ऊपर भूरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, वो कौन सा रोग आता है, अपने पास में कैंकर रोग आता है। ठीक है, नंबर दूसरा रोग जीवाणु सॉरी कैंकर के बाद में देखिए एंथ्रेक्नोज। कौन सा रोग, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज वही मैंगो वाला, मैंगो में क्या पढ़ा था, कोलेटोट्रिकम स्पीसीज। क्या पढ़ा था, कोलेटोट्रिकम स्पीसीज पढ़ा था। तो वो का वो यहाँ पर आएगा, तो इसको बताने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद में नंबर 3 पे चलते हैं, और 3 पे हमारे पास में आता है ग्रेनिंग रोग। 3 पे हमारे पास में कौन सा आता है, ग्रेनिंग रोग। ग्रेनिंग जो रोग होता है, वो ग्रेनिंग रोग किसके कारण होता है, बीएलओ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीएलओ के द्वारा होता है। सदृश्य जीवाणु के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा नहीं होता, बीएलओ के द्वारा होता है, सदृश्य जीवाणु के द्वारा होता है। बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बीएलओ का पूरा नाम क्या है, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और माइकोप्लाज्मा वाला है, उसका पूरा नाम होता है एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो दो शब्द हमारे पास में आते हैं,
एक आता है हमारे पास में MLO और दूसरा आता है हमारे पास में BLO। MLO का मतलब होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म और BLO का मतलब होता है बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास में जो ग्रेनिंग रोग आया वो ग्रेनिंग रोग किसके कारण होगा? BLO के कारण होगा। और BLO का जो वाहक होगा वो वाहक कौन सा कीट होगा? साइला कीट होगा। कौन सा कीट होगा? साइला कीट। बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेनिंग रोग का वाहक कौन सा कीट होता है? तो आपको बताना है साइला कीट बताना है। नंबर 4 पे हम लेते हैं गमोसिस। नंबर 4 रोग हमारे पास में कौन सा आ गया? गमोसिस। गमोसिस का मतलब गोंद जैसा पदार्थ बनेगा किसके ऊपर? यानी या तो तने के ऊपर बनेगा या जड़ों के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए गमोसिस किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। गमोसिस किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और कवक का नाम है फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा। कवक का क्या नाम है? फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा। फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा। अब एक चीज और याद रखोगे, गमोसिस कभी कभी क्या होता है आपको यानी पोषक तत्व भी दे सकता है। तो गमोसिस कॉपर की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट रोग कौन सा देखेंगे? ट्रिस्टेजा, जो मैंने इस वैरायटी के अंतर्गत पढ़ाया था। बताओ देखें। अरे साई सरबती के अंतर्गत पढ़ा था कि साई सरबती के प्रतिरोधी वैरायटी जो साई सरबती है वो कौन कौन से 2 रोगों के प्रतिरोधी हैं? एक तो आपके ट्रिस्टेजा के प्रति प्रतिरोधी थी और एक आपके कैंकर के प्रति प्रतिरोधी थी। तो कैंकर हम पढ़ चुके। नेक्स्ट नंबर 5 हम देखते हैं ट्रिस्टेजा रोग। हमारे पास में कौन सा रोग आ जाता है? ट्रिस्टेजा रोग आ जाता है। ट्रिस्टेजा रोग क्या है? एक प्रकार की वायरल डिजीज। किस पर क्या है? एक प्रकार की वायरस जनित रोग है ट्रिस्टेजा। और आपको पता है कि वायरस जो भी होगा उस वायरस को फैलाने वाला कोई कीट होगा। तो यहाँ पर सिट्रस जो माहू होता है वो इसको फैलाता है। सिट्रस माहू, नींबू का एफिड, नींबू का माहू, सिट्रस माहू बहुत 2 बातें की है। ट्रिस्टेजा वायरस जनित रोग है और किसके कारण से हो रहा है? आपके सिट्रस माहू यानी वायरस के द्वारा हो रहा है। और वायरस को फैलाने वाला कीट कौन सा आ गया? आपके सिट्रस माहू। यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, ट्रिस्टेजा का सूचक प्लांट कौन सा है? इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? तो ट्रिस्टेजा रोग होता है। उस ट्रिस्टेजा रोग का इंडिकेटर प्लांट हम काम में लेते हैं कागजी नींबू। कौन सा नींबू लेते हैं? कागजी नींबू। अरे देखा होगा कागजी नींबू जिसमें सीड नहीं पाया जाता, मोटे वाला। वो काम हम लेते हैं किसके लिए? इंडिकेटर प्लांट के रूप में ट्रिस्टेजा का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके कीट। कीटों के अंतर्गत देखिए सिट्रस माहू आ गया यानी एफिड आ जाएगा। फिर उसके बाद में उधर देखिए कैंकर में हमने क्या बताया था? लीफ माइनर बताया था। याद आया? कैंकर में जो वाहक था वो वाहक क्या बताया था? लीफ माइनर बताया था। इसके बाद में हमने कौन सा लिया था? जो आपके ग्रेनिंग रोग था, उस ग्रेनिंग रोग में जो वेक्टर था वो कौन सा कीट था? साइला कीट था। इसके अलावा आप एक कीट और बता सकते हैं, नींबू की तितली। अरे 3 कीट था आपके रोगों के अंतर्गत ही आ गए थे, तो याद करने में जोर ही नहीं आया। एफिड यानी सिट्रस माहू आपके ट्रिस्टेजा का वाहक हो गया, लीफ माइनर कैंकर का वाहक हो गया और साइला आपके किसका हो गया? ग्रीनिंग का वाहक हो गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, दैहिक विकार। दैहिक विकारों के अंतर्गत नंबर 1 लेते हैं लिटिल लीफ। दैहिक विकारों के अंतर्गत पहले जो चीज लेते हैं वो क्या लेते हैं? लिटिल लीफ। लिटिल लीफ किसके कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है। वैसे लिटिल लीफ जिंक की कमी के कारण होता है। मैं आपका ये चीज यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। लिटिल लीफ किसी में भी पूछ लिया जाए, चाहे वो बैंगन में लिटिल लीफ पूछे, चाहे वो मैंगो का लिटिल लीफ पूछे, हर किसी
जिसमें लिटिल लीफ होगा वो जिंक की कमी के कारण होगा, लेकिन आपके नींबू में जो कुल है उस नींबू कुल में जो लिटिल लीफ होगा वो किसके कारण से होगा, कॉपर की कमी के कारण होगा। उसके बाद आता है नंबर 2 डाइबेक, उल्टा सूखा रोग। डाइबेक या जिसको हम क्या कहते हैं, उल्टा सूखा रोग। डाइबेक भी किसके कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है। देखो नींबू में जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा वो कॉपर की कमी के कारण ही होगा, ये चीज आप क्लियर करोगे। उसके बाद में आता है फलों का गिरना। फलों का गिरना, अरे फल हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और ये चीज आपको मैंने कहाँ पढ़ाई थी, जहां पर हमने पढ़ा था हार्मोन्स और एफ्लन पढ़ा था। देखो कई बार क्या होते हैं फल, और एफ्लन में हमने कारण पढ़ा था, फल गिरते हैं या फूल झड़ जाते हैं, ठीक है। तो हार्मोन में भी पढ़ा था कि फूलों को झड़ने से बचाने के लिए या झाड़ने के लिए, दोनों के लिए काम में लिया था कौन सा, नैप्थलिक एसिटिक एसिड। कौन सा काम में लिया था, नैप्थलिक एसिटिक एसिड काम में लिया था। तो जो फलों का गिरना है उसको रोकने के लिए नैप्थलिक एसिटिक एसिड के 20 से 50 ppm घोल का छिड़काव आप कर सकते हो। कितने ppm घोल का छिड़काव आप कर सकते हो, 20 से 50 ppm घोल का छिड़काव आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास में क्या आ गया, आपका टोटल जो भी नींबू वर्गीय ग्रुप है उस नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत जो भी कंप्लीट चीजें थी वो हमने पढ़ ली, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो भी नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेंगे। ओके, थैंक यू।